हेलो दोस्तों, मैं शैलेंद्र गुप्ता आपके सामने एक नए वीडियो के साथ आया हूँ। इस वीडियो में हम मशीन में होने वाले वाइंडिंग को समझेंगे। दरअसल जब भी हम मशीन को समझने जाते हैं तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम आती है मशीन को विजुलाइज करने की प्रॉब्लम आती है कि हम रियल स्पेस में मशीन को विजुलाइज नहीं कर पाते। तो इसीलिए हम उसके बेसिक प्रिंसिपल और वर्किंग प्रिंसिपल को समझ नहीं पाते हैं। तो कभी भी मशीन को अगर किसी मशीन को समझना हो तो सबसे पहले उसके कंस्ट्रक्शन और उसके मैग्नेटिक सर्किट के बारे में हमें पता होना चाहिए। और मशीन में होने वाले वाइंडिंग को समझने से मैग्नेटिक सर्किट बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाती है। तो इस वीडियो में मैं आपके सामने एनिमेशन के ज़रिए मशीन के कंस्ट्रक्शन और उसमें होने वाले वाइंडिंग को बताऊंगा, और जिससे कि आप वाइंडिंग को डिज़ाइन करने का प्रोसेस और अच्छे से समझ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। वाइंडिंग को समझने से पहले सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें किस स्ट्रक्चर पे वो वाइंडिंग बांधना है। तो नॉर्मली आपको ये सिलेंड्रिकल लैमिनेशन देखने को मिलेगी। इसमें ये सिलेंड्रिकल लैमिनेशन में हम स्लॉट्स कर देते हैं, वहां से मटेरियल को हटा लेते हैं, ये स्लॉट्स होता है और दो स्लॉट्स के बीच में टीथ होती है। हम अपने कॉयल जो है इसी स्लॉट्स में डालते हैं। ये लेमिनेशन करीबन 2 mm की है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब इस ऐसे ही अगर हम ढेर सारे लेमिनेशन ले लें और उनका एक स्टैक बना लें तो हमारी पूरी मशीन की कोर बन जाएगी जिसमें हम वाइंडिंग कर सकते हैं। लेट मी शो द टोटल कोर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने सारे लेमिनेशन को इकट्ठा कर लिया है, उनका एक स्टैक बना लिया है। अब हमारे पास स्लॉट्स आपको क्लियर दिख सकते हैं, तो इस स्लॉट में हम लोग अपनी कॉयल डाल सकते हैं। कॉयल भी डालने के कई तरीके होते हैं। आपकी स्क्रीन पे एक कॉयल दिखाया जा रहा है। इस कॉयल में आप देख सकते हैं दो कॉयल साइड्स हैं, इन्हें हम कॉयल साइड्स कहते हैं। और हमारे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कर्व्ड रिंग्स जो है ये ओवरहैंग है। हमारी जो एक्टिव लेंथ होती है वो कॉयल साइड्स की लेंथ ही होती है और ओवरहैंग हमारी इनएक्टिव लेंथ होती है। बिकॉज जो भी हमारा ईएमएफ इंड्यूस होता है बाय फैराडेज लॉ वो कॉयल साइड्स में ही होता है, और ओवरहैंग जो है उसमें कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता, वो बस जस्ट आपकी रेजिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं कॉयल की। अब इसके बाद चलिए इस कॉयल को हम अपने कोर में प्लेस करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने कॉयल को अपने कोर के स्लॉट में प्लेस कर दिया है। ये दो स्लॉट में प्लेस किया गया है। हमारे एक एक कॉयल साइड हमारा 30 स्लॉट में है और स्लॉट्स एक के पीछे एक हैं। अब हम इस कॉयल को हम पहले से तीसरे में भी डाल सकते हैं, बीच का स्लॉट छोड़ के, या पहले से चौथे में भी डाल सकते हैं, या जैसी ही हमारी वाइंडिंग की रिक्वायरमेंट हो। इसको इस स्पेशल अरेंजमेंट को हम सिंगल लेयर वाइंडिंग कहते हैं, क्योंकि हर एक स्लॉट में एक सिंगल कॉयल साइड्स हैं। वहीं हम दूसरी तरीके से भी कॉयल को डाल सकते हैं, जैसे कि मैं आगे दिखाता हूँ आपको। इस एंगल से आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे दो कॉयल साइड एक ही स्लॉट में प्लेस किए हुए हैं। ये हमारी एक कॉयल है, ये हमारी दूसरी कॉयल है, और इस स्लॉट में हमने दो कॉयल साइड्स प्लेस किए। इट इज कॉल्ड डबल लेयर वाइंडिंग। इसमें दो लेयर हैं कॉयल साइड के एक ही स्लॉट में। ऐसे ही हम 4 लेयर वाइंडिंग्स भी डिजाइन कर सकते हैं किसी मशीन के लिए। फिगर में जो आपको दिखाया जा रहा है ये एक रोटर का कोर है। अब ये रोटर हम इसी के बराबर के लेंथ की स्टेटर में डाल देंगे, और स्टेटर का जो लैमिनेशन हम डिसाइड करेंगे वो इससे थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, इसके डाया से थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, ताकि उसमें एक एयर गैप हो सके। मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं हमने एक स्टेटर ले लिया है। स्टेटर में भी वैसे ही लैमिनेशंस होंगे, लेकिन आप इसमें रोटर के नंबर ऑफ स्लॉट से डिफरेंट
नंबर ऑफ स्लॉट्स के लैमिनेशंस लेंगे। ये ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं मार्केट में। तो स्टेटर यहाँ पे 15 स्लॉट्स का है और रोटर यहाँ पे 12 स्लॉट का है। बराबर स्लॉट के इसलिए नहीं लेते ताकि कॉगिंग टॉर्क कम से कम रहे। इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम नॉन सैलिएंट पोल्स टाइप मशीन्स कहते हैं। इसमें आपको डायरेक्टली पोल नहीं दिखते, लेकिन वाइंडिंग के जरिए हम लोग इसमें पोल क्रिएट करते हैं। हमारे पास दूसरे टाइप के भी एक स्ट्रक्चर है जिसको देखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे हम इसको देखते हैं। फिगर में आप एक टाइप का यहाँ पे रोटर देख रहे हैं। ये एक डंबल शेप का रोटर है। यहाँ पे दोनों साइड में आपको पोल्स दिखते हैं। ये आपके डंबल शेप रोटर है विथ ए कॉइल। तो इस कॉइल को एक्साइट करने पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड्स मिलती हैं जो एक पोल को नॉर्थ और दूसरे पोल को साउथ बनाती हैं। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ये स्ट्रक्चर। अब अगर हमें ज्यादा नंबर ऑफ पोल्स चाहिए होता है तो ऐसे ही और स्ट्रक्चर हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ आप 4 पोल की एक रोटर देख रहे हैं। इसमें हर पोल के लिए एक सेपरेट कॉइल्स हैं उसको एक्साइट करने के लिए। तो ये रोटर जब हम स्टेटर के साथ लेते हैं तो वो हमारा सैलिएंट पोल मशीन कहलाता है। इसमें सैलिएंट पोल्स होते हैं। इसमें पोल्स डायरेक्ट प्रोट्रूडेड होते हैं। तो इसको हम लोग सैलिएंट पोल रोटर कहते हैं। सैलिएंट पोल्स हमारे रोटर में भी हो सकते हैं और स्टेटर में भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेटर के साथ एक नॉन सैलिएंट पोल, स्टेटर के साथ सैलिएंट पोल रोटर। ये आपका सैलिएंट पोल स्टेटर के साथ एक नॉन सैलिएंट पोल रोटर। अब एक बार स्ट्रक्चर समझने के बाद हम आगे वाइंडिंग के बारे में बात कर सकते हैं। दरअसल दो तरीके की मेन वाइंडिंग होती है, एक कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग, एक डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। चलिए हम दोनों के बारे में चर्चा करते हैं। तो हमारे पास दो टाइप की वाइंडिंग होती है, कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। अगर पहले कंपैरिजन में हम देखें तो सबसे पहला कंपैरिजन आता है कॉइल में, कि कॉइल कैसे प्लेस होते हैं एक कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग में। तो कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग में हर एक पोल पे एक कॉइल होता है और डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में कई कॉइल से ये पूरा पोल क्रिएट होता है। तो दरअसल उसमें एक से ज्यादा कॉइल्स होते हैं और सभी कॉइल को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं एक पोल क्रिएट करने के लिए। तो एनिमेशन के जरिए हम इसको जरा एक बार समझते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो रोटर में जो है वहाँ पे हर एक पोल क्रिएट करने पे, जैसे कि अगर ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो हर एक पोल को क्रिएट करने के लिए हमारे पास एक कॉइल है, सेपरेट कॉइल्स। तो ये कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग होती है। यहाँ पे आपके सामने डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग दिखाई जा रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 12 कॉइल्स हैं और इन 12 कॉइल्स को आपको सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा एक पोल क्रिएट करने के लिए। तो आपने देखा सैलिएंट पोल्स में तो डायरेक्ट एक कॉइल से आप एक पोल क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको कॉइल्स को आपस में सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा। अब एक चीज देखने लायक चीज है, इन कॉइल की एक्सिस अलग अलग है। अगर आप इसके देखें तो इसकी एक्सिस इस तरफ है, इसकी एक्सिस इस तरफ है, इनकी एक्सिस इस तरफ है। तो अगर आप कॉइल को आप सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो आप ऐसे कॉइल्स को कनेक्ट कर रहे हैं जिनकी मैग्नेटिक एक्सिस एक ही डायरेक्शन में नहीं है। इसके कारण इसमें ईएमएफ कम मिलता है। तो पहले पॉइंट को हम एक बार और रिव्यू कर लेते हैं कि कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग में हर एक पोल के लिए एक अलग कॉइल होता है और डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में कई कॉइल से हमें एक पोल क्रिएट करना होता है। तो कई कॉइल्स को हमको सीरीज में कनेक्ट करना होता है और वो सारी कॉइल्स का मैग्नेटिक एक्सिस सेम नहीं होता है। इसके कारण जो वाइंडिंग डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर होता है, जो कि आगे भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, वो डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग के लिए यूनिटी से कम हो जाता है। इसी सीरीज में अगला पॉइंट है कि कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग में जो एयर गैप फ्लक्स डेंसिटी है वो नॉन साइनोसाइडल होती है, इतना स्मूथ नहीं होता उसका वेरिएशन।
वहीं पे डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में हम अगर प्रॉपर वाइंडिंग डिजाइन करें तो वो एकदम स्मूथ साइनसॉइडल आ सकता है। फिर हम कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग को बेसिकली फील्ड वाइंडिंग को डिजाइन करने के लिए यूज करते हैं किसी भी मशीन के लिए, और आर्मेचर वाइंडिंग हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग से बनाते हैं। तो अगर एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं तो हम देखते हैं कि डीसी मोटर के जो स्टेटर पे फील्ड एक्साइटेशन होता है वो कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग के तौर पे होता है। सिंक्रोनस मशीन में भी जो रोटर होता है उस पे कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग होते हैं, क्योंकि वो दोनों ही फील्ड एक्साइटेशन के लिए हैं। और डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में आप देख सकते हैं कि आर्मेचर वाइंडिंग जो कि सभी मशीनों में कॉमन है, तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं। तो एक बार कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग को समझने के बाद, उनका प्लेसमेंट समझने के बाद वो किस तरीके से मशीन पे वाउंड होते हैं, हम ये समझ सकते हैं कि इन वाइंडिंग्स को किस तरीके से यूज किया जाता है। वैसे एग्जाम्पल में मैंने आपको ये ऑलरेडी बता दिया है, लेकिन थोड़ा सा डिटेल में बताने की जरूरत है। तो फील्ड वाइंडिंग बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है किसी भी मशीन में। और आर्मेचर वाइंडिंग दरअसल वो वाइंडिंग होती है जहां पे सही में इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन होता है, क्योंकि यहाँ पे आप आर्मेचर वाइंडिंग को रिलेटिव टू फील्ड वाइंडिंग आप इसको रोटेट करते हो, तो वहां पे ईएमएफ इंड्यूस होता है, और यही ईएमएफ आपको करंट प्रोड्यूस करता है। फिर आप सेकंड पॉइंट देख सकते हैं कि फील्ड वाइंडिंग हमेशा डीसी करंट ही होती है, और आर्मेचर वाइंडिंग हमेशा अल्टरनेटिंग करंट होती है। आर्मेचर वाइंडिंग अल्टरनेटिंग इसलिए होती है क्योंकि वहां पे आपका रिलेटिव मोशन हो रहा है, और एज पर फैराडेज लॉ एक अल्टरनेटिंग ईएमएफ इंड्यूस होगा, जो कि एक अल्टरनेटिंग करंट ही जनरेट कर सकता है। तो अगर एक चीज आपको यहाँ पे नोट करना हो तो वो ये चीज है कि हमेशा किसी भी मशीन के लिए फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग दोनों के नंबर ऑफ पोल्स हमेशा सेम होने चाहिए। इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं जो हमारे सैलिएंट पोल्स हैं वो स्टेटर पे हैं, जैसे कि एक डीसी मशीन में होता है। Let us say this is north pole and this is south pole, and let us make a salient pole on the rotor as well. तो अगर हम दो पोल लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास ये दो पोल हैं, यहाँ पे साउथ, यहाँ पे नॉर्थ, और ये रोटर रोटेट कर सकता है। तो हमारे हमें साउथ पोल पे एक नॉर्थ पोल की तरफ टॉर्क मिलेगा, और नॉर्थ पोल पे एक साउथ पोल की तरफ टॉर्क मिलेगा, जो कि इस रोटर को मूव कर सकता है। वहीं अगर हम डिफरेंट पोल ले ले रोटर पे, चलिए चार पोल ले लेते हैं, तो यहाँ पे ये नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा, और यहाँ पे भी नॉर्थ हो जाना चाहिए, और ये हमारा साउथ हो जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि साउथ पोल तो नॉर्थ पोल की तरफ अट्रैक्ट करेगा, लेकिन ये साउथ पोल यहाँ पे रिपल करेगा। तो नेट टॉर्क जो है हमारा रोटर पे जीरो होगा। ये भी नॉर्थ पोल साउथ पोल की तरफ अट्रैक्ट करेगा, लेकिन ये रिपल करेगा, तो हमारी नेट जो टॉर्क है वो जीरो होगा यहाँ पे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में हमने एनिमेशन के ज़रिए मशीन के कंस्ट्रक्शन और उसमें होने वाले वाइंडिंग को समझा। वाइंडिंग के दो प्रकार भी डिस्कस किए, कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, और उनसे बनाए गए फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग को भी समझा। अब हमारी इतनी समझ के बाद हम आगे आर्मेचर वाइंडिंग की बेसिक टर्मिनोलॉजीज को समझने की में सक्षम हैं। तो अगली वीडियो में मैं आपके सामने वाइंडिंग की बेसिक टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस करूँगा, और उसके बाद फिर हम डीसी मशीन में होने वाले लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग को डिस्कस करेंगे।
और फिर एक गिवन स्पेसिफिकेशन के डीसी मशीन के लिए एक आर्मेचर वाइंडिंग भी डिज़ाइन करेंगे। फिर उसके बाद हम एक 3 फेज़ आर्मेचर वाइंडिंग डिज़ाइन करेंगे। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही, और आप इन सारी वीडियोस को पाने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि इससे आपके पास नोटिफिकेशन आएगी। और प्लीज़ लाइक एंड कमेंट, बिकॉज़ आपके लाइक से पता चलता है हमें कि ये वीडियो कितना इफ़ेक्टिव रहा और आगे हमें कितना इसमें चेंजेस करने हैं। और प्लीज़ कमेंट इफ़ देयर इज़ एनी डाउट। कोई डाउट है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए उसको, और मैं ट्राई करूँगा कि आपकी क्वेरी को क्लियर करूँ। ओके, थैंक यू।